हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू रीडिंग कंपटीशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। चार ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं किसकी ओर संकेत करता है। ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। देखिए, जो विद्यार्थी बनाते हैं उनके जो नियम होते हैं। बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण, जो खुद पर अनुशासन रखा जाता है, खुद पर नियंत्रण, उसकी ओर संकेत करता है। या फिर अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। चौथा है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो देखिए, आत्मनियम होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। आत्मनियम ये होता है, जैसे हम बच्चा कुछ भी लर्न करता है तो लर्न करने के बाद वो खुद से सोचता है कि हमने कितना लर्न किया, कैसे लर्न किया, इसमें क्या कमियां रह गई हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं, वो चीज़ होती है स्वयं का जो सीखा गया होता है ज्ञान, उसकी मतलब खुद को ही जानना, खुद को जानने की योग्यता जो होती है। तो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो स्व अनुशासन और नियंत्रण लगा के चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आत्मनियम होगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। बच्चा स्वयं को, जो भी स्वयं के बारे में कितना सीख पा, कितना जान पाता है कि उसने क्या सीखा। ठीक है, तो वो जो योग्यता होती है बच्चे की, वो होता है आत्मनियम। ओके, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। ओके, जो चीज़ें हम खुद के नॉलेज से कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद से जो हम बनाते हैं, उसे कहेंगे रचनावाद। देखिए, ए कह रहा है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म हमने बताया कि जो खुद से हम बनाते हैं नॉलेज, खुद का ज्ञान जो हम बनाते हैं, जो हमारे पास पहले से ज्ञान है उस पे बेस्ड हम खुद से जो निर्मित करते हैं। ठीक है, तो पर इसमें तो याद करने की बात कही गई है, पुनः स्मरण की बात कही है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी कह रहा है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। रचनावाद शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल नहीं देता है। सी कह रहा है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित। अनुकरण की तो बात आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। बिल्कुल सही है। रचनावाद जो होता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, भाई क्रिएटिव स्टूडेंट कौन सा, कैसा होता है? परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य हो। कोई जरूरी है अगर आप क्रिएटिव हैं तो परीक्षा में हर बार आपके अच्छे अंक मिलेंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है कह रहा है। ड्राइंग पेंट हाँ अच्छी हो सकती है ड्राइंग पेंटिंग, लेकिन सृजनात्मक विद्यार्थी में कोई जरूरी नहीं है कि ड्राइंग और पेंटिंग ही बहुत विलक्षण हो, बहुत ही अच्छी हो ड्राइंग और पेंटिंग, कोई जरूरी नहीं है। डी कह रहा है बहुत बुद्धिमान है। कोई क्रिएटिव स्टूडेंट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वह बहुत बुद्धिमान होगा, पर वो सृजनात्मक विद्यार्थी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगर कोई क्रिएटिव स्टूडेंट है, उसका दिमाग चलता है, 10 तरह चलता है उसका दिमाग, तो वो भाई लेटरल थिंकिंग कर लेगा और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो अच्छे से निकाल सकेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणा, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ही रखें, अपने दिमाग में ही बनाएंगे, दिमाग के द्वारा ही किसी कॉन्सेप्ट का हम डेवलपमेंट करेंगे। तो इसमें ए कह रहा है शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास और डी कह रहा है बौद्धिक विकास। तो देखिए, अवधारणाओं का विकास हम शरीर से तो करेंगे नहीं, सामाजिक समाज से भी नहीं होगा, संवेगात्मक विकास ये भी नहीं हो सकता। अवधारणा का जो विकास होगा हम अपने दिमाग से करेंगे। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो बौद्धिक विकास होगा, तो उसका हिस्सा हो जाएगा अवधारणाओं का विकास। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डेवलप करते हैं तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा ही कर पाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। ए है विकास क्रम, बी है विकास की सामान्य क्षमता, सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों,
डी विकास की दर। देखिए विकास क्रम में भिन्न नहीं हो सकते हैं। कोई बच्चा पहले बाल्यावस्था में होता है, फिर वो जाता है किशोरावस्था में, फिर वो जाता है प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले बच्चा किशोरावस्था में आया, फिर वो बाल्यावस्था में गया और फिर वो प्रौढ़ावस्था में, ऐसा नहीं होगा ना, भिन्न नहीं होता है। विकास क्रम सेम होता है सबका। विकास की सामान्य क्षमता, विकास की सबकी क्षमता भी सेम होती है, तो इसमें ये भी भिन्न नहीं होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, बुद्धि व विकास के जो सिद्धांत हैं वो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न नहीं होते हैं, ठीक है। डी है विकास की दर, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो हर बच्चे का अलग अलग होता है। मेंटल डेवलपमेंट है, कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, जो स्लो लर्नर होते हैं वो देर से समझ पाते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। किसी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है जल्दी हो जाता है, किसी की हाइट बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की देर से होती है, किसी की कम रह जाती है। तो जो विकास की दर है वो सबकी भिन्न भिन्न रहती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। क्या ऐसा है? विकास क्रम में जो शारीरिक विकास है वो सबसे पहले हो जाएगा, फिर कोई दूसरा विकास होगा? नहीं ना। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। देख लेते हैं, ये ऑप्शन सही लग रहा है पर आगे पढ़ते हैं। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ये तो बिल्कुल गलत है। ये भाई शारीरिक विकास जो है हमारे सारे जो अन्य विकास होते हैं उनको प्रभावित करता है, क्योंकि सारे विकास हमारे शरीर से ही रिलेटेड होते हैं। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह कथन सही है क्योंकि हमारा जो शारीरिक विकास है वो जो अन्य हमारे डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, तो इन सब से वो अंतः संबंधित रहता है शारीरिक विकास जो है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को जोड़ने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ठीक है, किसी खिलौने को उसने तोड़ा, फिर उसको पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। उनको उसको क्यूरियोसिटी है कि हम देखिए पुर्जे में क्या है, इसमें क्या क्या, इस खिलौने में कौन कौन से पुर्जे जुड़े हुए हैं, किस किस चीज़ से मिलकर ये खिलौना बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बी है, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं। सी है, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। भाई बच्चा है वो खिलौने से नहीं तो खेलेगा ही, कभी भी खेलने नहीं देंगे, ये तो बात गलत हो गई। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। देखिए अगर कोई बच्चा है तो उसको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसे उसी तरफ हम लेके जाएंगे, सही दिशा में उसका संचार करेंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। उसे इंटरेस्ट है भाई किसी भी चीज़ को तोड़ने और जोड़ने में, पुर्जों को देखने में, तो उसको प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा करिए, ताकि वो आगे जाके उसी दिशा में जाके अपना अच्छा कोई काम कर सके, उसी दिशा में आगे बढ़ सके, है ना। तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत जो हैं उनको समझना शिक्षक की किस प्रकार से सहायता करता है, देखते हैं। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? देखिए शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि विकास के जो सिद्धांत है उसमें ये तो नहीं बताया जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों की भिन्न जो हैं जो लर्निंग मेथड हैं उनको कैसे प्रभावी रूप से अप्लाई किया जा सके, कैसे बच्चों को समझाया जा सके, कैसे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, ठीक है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो ये इसमें हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सभी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक समान पाठ्यचर्या क्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। विद्यार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लेकर आऊँगी। तो चलिए अब सेशन करते हैं यहीं पे समाप्त। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।